यूट्यूब नगरवासियों, स्वागत है आपका एमजे से यूट्यूब चैनल में। बोर्ड एग्जाम सर पर है और मुझे आशा है कि आपका कोर्स खत्म हो गया होगा, तो एक रिवीजन क्लास तो बनती है। आपने अपने विद्यालय में ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ा होगा और आपके सम्मानित अध्यापकों ने आपको बताया तो जरूर होगा कि परीक्षा में हिंदी भाषा में एक पैसेज दिया जाता है जिसका आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है। इसमें अधिकतर कोई स्टोरी या कोई छोटा मोटा आर्टिकल होता है, इसे ही हम ट्रांसलेट करेंगे। 2019 से 2023 तक जितने भी पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर में आए हैं, हम वह सब सॉल्व करेंगे, हम वह सब ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद है आप सिंटेक्स, वॉइस, टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस वगैरह कंप्लीट कर चुके होंगे। ये वीडियो रिवीजन के लिए है और आपको एक बेसिक आइडिया देने के लिए है कि एग्जाम में किस तरह के पैराग्राफ ट्रांसलेशन के लिए आते हैं। वीडियो में सिर्फ थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन किया गया है, सिर्फ कठिन शब्दों के इंग्लिश वर्ड्स बताए गए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आपको ग्रामर के ढेरों रूल्स बताकर या सेंटेंस को 5-6 तरीके से ट्रांसलेट करके आपका कीमती समय बर्बाद नहीं किया गया। ठीक है, आपको बहुत ही इजी ढंग से टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया गया है। एक एक वर्ड आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रांसलेशन के पता है। अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो नीचे कमेंट करें, हम एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द बना देंगे। वीडियो देखते समय कॉपी पेन लेकर बैठे, जहां जहां जरूरी हो स्क्रीनशॉट ले लें। हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। यहां से अब हम अपना सफर शुरू करते हैं। 2019 का पहला पैसेज है। यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। कहा जाता है कि इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। यहाँ का ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। आगरा अब एक औद्योगिक नगर है। विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताजमहल देखने यहाँ आते हैं। पहला सेंटेंस है, यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। यमुना नाम है, नदी को रिवर कहते हैं, किनारे बैंक, स्थित को लोकेटेड कह सकते हैं, सिचुएटेड कह सकते हैं। आगरा एक सिटी का नाम है, शहर का नाम है। पुराना ओल्ड एंशिएंट, नगर सिटी। आगरा इज एन ओल्ड सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना। प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। प्राचीन को हम एंशिएंट कहते हैं, साहित्य को लिटरेचर कहते हैं, उल्लेख डिस्क्रिप्शन कहते हैं, मिलने को फाउंड कह सकते हैं। इट्स डिस्क्रिप्शन इज फाउंड इन एंशिएंट लिटरेचर। यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। यह इट कहा जाएगा किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए। सुंदर को ब्यूटीफुल कहते हैं। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, भवन को हम लोग बिल्डिंग कहते हैं, नगर को सिटी कहा जाता है। इट इज अ सिटी ऑफ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। यहां मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। यहां हियर मुगल कालीन, मुगल एरा कह सकते हैं, मुगल एज कह सकते हैं, अनेक मेनी या अ नंबर ऑफ कह सकते हैं। इमारतें को बिल्डिंग्स कहा जाएगा। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ, या हम लिख सकते हैं मेनी बिल्डिंग्स ऑफ मुगल एज हियर। फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। फतेहपुर नाम है, सीकरी फतेहपुर सीकरी नाम है, भवन बिल्डिंग, अकबर भी नाम है। बनवाने को हम लोग कंस्ट्रक्टेड कह सकते हैं या बिल्ड कह सकते हैं। द बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी वर बिल्ड बाय अकबर। मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाए गए थे। मोती मस्जिद और ताजमहल नाम है एक इमारत के, शाहजहां एक बादशाह का नाम है। द्वारा के लिए हम लोग बाय लिखते हैं, बनवाने के लिए हम लोग बिल्ड या कंस्ट्रक्टेड कहते हैं। मोती मस्जिद एंड द ताजमहल वर बिल्ट या कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां। आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, आगरे का किला द फोर्ट ऑफ आगरा वाज आल्सो बिल्ट, या हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। कहा जाता है कि इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। कहा जाता है, इट इज सेड दैट देयर वाज अनदर फोर्ट एट दिस प्लेस या एट द सेम स्पॉट। यहां का ताजमहल संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। द ताजमहल हियर इज अ वेरी ग्रेट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आगरा अब एक औद्योगिक नगर है। आगरा
is now an industrial city. विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताजमहल देखने यहाँ आते हैं. Lakhs of people from different countries of the world come here to see, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, visit the ताज महल. विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी. स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे. शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था. गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था. उनके पास घड़ी नहीं थी. बादलों के कारण सही समय ज्ञात न हो सका. गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे. दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया. जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जो हुआ था बता दिया. प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया गया. गांधी जी दुखी हुए कि उन्हें झूठा समझा गया. विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी. ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन को हम स्टूडेंट डेज कहते हैं या स्टूडेंट लाइफ कह सकते हैं. व्यायाम को एक्सरसाइज कहा जाता है, रुचि को इंटरेस्ट कहा जाता है. ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज या इन द स्टूडेंट लाइफ गांधी जी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्सरसाइज. स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे. बंद होने को क्लोज कहा जाता है, पता ही है. घर को होम कहा जाता है और पिताजी फादर पता ही है, सेवा सर्व कहते हैं. As soon as school closed, he went home and served his father. शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था. प्रातः काल यानी सुबह का. ठीक है. It was morning school on Saturday. गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था. ठीक है, तो व्यायाम को एक्सरसाइज कहा जाता है, शाम को इवनिंग कहा जाता है और पहुंचने को रीच कहा जाता है. गांधी जी हैड टू रीच, गांधी जी को पहुंचना था स्कूल फॉर एक्सरसाइज एट 4 PM, या इसे कहने का दूसरा तरीका यह है एट 4 o'clock इन द इवनिंग. उनके पास घड़ी नहीं थी. ही डिड नॉट हैव अ वॉच. बादलों के कारण सही समय ज्ञात ना हो सका. बादलों के कारण ड्यू टू क्लाउड, सही समय, प्रॉपर टाइम, करेक्ट टाइम, राइट टाइम या एग्जैक्ट टाइम कह सकते हैं. ज्ञात ना हो सका, पता ना चल सका, नोन कह सकते हैं. ठीक है, तो द एग्जैक्ट टाइम कुड नॉट बी नोन ड्यू टू क्लाउड्स, या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, ही कुड नॉट नो प्रॉपर टाइम ड्यू टू क्लाउड्स. गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे. उस समय दैट टाइम, स्कूल तो पता ही है, स्कूल कहेंगे. पहुंचे रीच जब व्हेन अन्य छात्र अदर स्टूडेंट्स अपने अपने घर लौट चुके थे. लौटने को रिटर्न कहा जाता है, गो बैक कहा जाता है. गांधी जी रीच स्कूल एट अ टाइम व्हेन ऑल द अदर स्टूडेंट्स हैड गॉन बैक. दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा. प्रधानाचार्य प्रिंसिपल, रजिस्टर तो रजिस्टर ही है. देखा को सौ कह सकते हैं या चेक कह सकते हैं. गांधी जी को अनुपस्थित पाया, अब्सेंट. ठीक है, अनुपस्थित के लिए क्या कहेंगे, अब्सेंट. द नेक्स्ट द प्रिंसिपल चेक द रजिस्टर एंड ही फाउंड गांधी जी वाज अब्सेंट. जब उनसे कारण पूछा गया, व्हेन ही वाज आस्क्ड द रीजन, तो उन्होंने जो हुआ था बता दिया. ही टोल्ड व्हाट हैड हैपेंड. प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ. द प्रिंसिपल डिड नॉट बिलीव हिम एंड, और गांधी जी पर जुर्माना कर दिया गया. एंड गांधी जी वाज फाइन. गांधी जी दुखी हुए कि उन्हें झूठा समझा गया. गांधी जी बिकेम सैड दैट ही वाज अंडरस्टूड टू बी अ लायर, या कंसिडर्ड टू बी अ लायर. असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए. सफलता और असफलता दो बहनें हैं. असफलता हमारी आंखें खोलती हैं और हमारी कमजोरियों को हमें बताती हैं. उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं. बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं. बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं. महान नेता चुनाव में हार जाते हैं, परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं और एक दिन अवश्य सफल होते हैं. मार्ग की कठिनाइयां देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए. यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है. जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, या फूलों की सेज नहीं है. पहला सेंटेंस है, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए. असफलता, फेलियर, निराश होना, डिस्पेयर कह सकते हैं हम लोग, डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज कह सकते हैं. ठीक है, वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाय फेलियर.
सफलता और असफलता दो बहनें हैं। सफलता सक्सेस, असफलता फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर आर टू सिस्टर्स। असफलता हमारी आंखें खोलती है, फेलियर ओपन्स अवर आईज, और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है, एंड टेल्स अस अबाउट आवर वीकनेसेस। उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। बाय रिमूविंग देम वी कैन बी सक्सेसफुल इन द फ्यूचर। भविष्य में बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल होते हैं। ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित होते हैं। बड़े बड़े जहां दो बार आता है वहां सिंगल बार ही हमको उसकी मीनिंग लिखनी है, दो बार नहीं लिखनी। बड़े बड़े योद्धा ग्रेट वॉरियर्स। पराजित होना डिफीटेड या लूज कहते हैं। युद्ध के मैदान को बैटल फील्ड कहा जाता है। ग्रेट वॉरियर्स गेट डिफीटेड इन बैटल्स या बैटल फील्ड। महान नेता चुनाव में हार जाते हैं। ग्रेट लीडर्स या पॉलिटिशियंस लूज इन इलेक्शंस। परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। परंतु बट दे कीप ट्राइंग कंटिन्यूअसली, लगातार, निरंतर, और एक दिन अवश्य सफल होते हैं। एंड वन डे दे डेफिनेटली सक्सीड। मार्ग की कठिनाइयां देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर गेट डिस्करेज्ड या डिसअपॉइंटेड या आफ्टर सीइंग द डिफिकल्टीज ऑन द वे। यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें, ठीक है, डिटरमाइन कर ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ वी टेक अ डिटरमाइंड डिसीजन देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। लाइफ इज अनदर नेम फॉर स्ट्रगल, संघर्ष। यह फूलों की सेज नहीं है। इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला तो वे उसे नदी के किनारे ले गए। वे उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए। उन्होंने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। जब युवक छटपटाने लगा और उसका शरीर नीला पड़ने लगा तो सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल लिया। युवक ने गहरी सांस ली। वह क्रोध से आग बबूला हो गया। सुकरात ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें पानी के अंदर किस चीज की सबसे अधिक इच्छा थी? युवक ने बोला, हवा की। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की चाह के लिए ठीक वैसी ही छटपटाहट और बेचैनी चाहिए जैसे पानी के अंदर तुम्हारे मन में हवा के लिए थी। एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। एक बार के लिए वंश कहा जाएगा। एक युवक, अ यंग मैन। सुकरात, सॉक्रेटिस। सफलता को सक्सेस कहते हैं, रहस्य को सीक्रेट कहा जाता है। वंस अ यंग मैन आस्क्ड सॉक्रेटिस द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। सॉक्रेटिस कॉल्ड द यंग मैन या दैट यंग मैन नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला तो वे उसे नदी के किनारे ले गए। अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग कहा जाएगा। जब वेन युवक, यंग मैन, ठीक है, मिला को मेट कहा जाता है, नदी को रिवर, किनारे बैंक। When the young man met Socrates next morning, then he took him to the bank of the river. वे उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए। ठीक है, वे यहां पे एक वचन के लिए है तो हम लोग ही कहेंगे। उस युवक, दैट यंग मैन, ठीक है, गहरे पानी को डीप वाटर कहा जाएगा और चले गए के लिए वेंट या मूव्ड कहा जाएगा। ही मूव्ड इन डीप वाटर विद द यंग मैन या विद दैट यंग मैन भी लिख सकते हैं। उन्होंने उस युवक का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। ही कॉट हिज हेड एंड डिप्ड हिम इन वाटर, या हम लोग ड्रोन्ड हिम इन वाटर भी कह सकते हैं। जब युवक छटपटाने लगा और उसका शरीर नीला पड़ने लगा। When the young man started floundering and his body getting bluish, तो सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाल लिया। Then Socrates took out his head from the water. युवक ने गहरी सांस ली। The young man took a deep breath. वह क्रोध से आग बबूला हो गया। He became furious with anger. सुकरात ने मुस्कुराते हुए पूछा। Socrates asked smilingly, तुम्हें पानी के अंदर किस चीज की सबसे अधिक इच्छा थी?
विच थिंग यू बैडली नीडेड इन वाटर? युवक बोला, हवा की। द यंग मैन टोल्ड, एयर। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। सोक्रेटिस सेड, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सफलता की चाह के लिए ठीक वैसी ही छटपटाहट और बेचैनी चाहिए जैसे पानी के अंदर तुम्हारे में हवा के लिए थी। सफलता को सक्सेस कहते हैं, चाह को डिजायर कहते हैं, और विल कह सकते हैं। ठीक है। छटपटाहट, फ्लाउंडरिंग, बेचैनी, रेस्टलेसनेस। बेचैनी क्या कहते हैं? रेस्टलेसनेस। पानी के अंदर, इन द वाटर, ठीक है, हवा को एयर कहा जाता है। फॉर द विल ऑफ सक्सेस या टू डिजायर सक्सेस यू नीड द सेम फ्लाउंडरिंग एंड रेस्टलेसनेस एज यू हैड या एज यू हैड फॉर एयर इन वाटर। या हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एज यू हैड विल फॉर एयर इन वाटर। ओके। रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता है। वे हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे। उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था। वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे तथा उन्हें पुरस्कार भी देते थे। वे ऐसे अच्छे राजा थे कि उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे और प्रसन्नता पूर्वक उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार रहते थे। वे सब अपना कार्य नियत समय पर किया करते थे। यद्यपि वे स्वयं कट्टर सिख थे, किंतु उन्होंने कभी भी किसी को सिख होने के लिए मजबूर नहीं किया। वे विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें इतिहास और युद्ध से बहुत प्रेम था। वे अपने भाग्य के स्वयं निर्माता थे, क्योंकि मरते समय उनके पिता ने एक छोटी जागीर छोड़ी थी। वे योग्य शासक थे और उनके राज में उनकी प्रजा सुखी थी। वे आदर्श शासक, कुशल प्रशासक एवं उच्च कोटि के देशभक्त थे। पहला सेंटेंस है, रणजीत सिंह को पंजाब केसरी कहा जाता है। रणजीत सिंह इज कॉल्ड पंजाब केसरी। वे हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा थे। योद्धा को वॉरियर कहा जाता है। ही वॉज द फेमस वॉरियर ऑफ अवर कंट्री। उन्हें युद्ध में बड़ा आनंद आता था। ही टुक ग्रेट प्लेजर इन वार, या युद्ध को हम बैटल भी कह सकते हैं। वे वीर पुरुषों का सम्मान करते थे। ही रेस्पेक्टेड या ऑनर्ड द ब्रेव मैन, तथा उन्हें पुरस्कार भी देते थे। एंड आल्सो गेव देम रिवॉर्ड्स। वे ऐसे अच्छे राजा थे कि उनके सिपाही उनसे बहुत प्रेम करते थे। ही वॉज सच अ गुड किंग या ग्रेट किंग दैट हिज सोल्जर्स लव्ड हिम वेरी मच। और प्रसन्नता पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते थे। एंड वर रेडी टू ओबे हिम चेयरफुली। ठीक है, प्रसन्नता पूर्वक, या इसको कहने का दूसरा तरीका ये भी है, रेडी टू फॉलो हिज ऑर्डर्स हैप्पीली, खुशी खुशी, है ना। वे अपना सब कार्य नियत समय पर किया करते थे। नियत समय के लिए फिक्स टाइम कहा जाता है। ही यूज्ड टू डू ऑल हिज वर्क ऑन टाइम या एट फिक्स टाइम कह सकते हैं। यद्यपि वे स्वयं कट्टर सिख थे। कट्टर को स्टॉन्च या ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। although he himself was an orthodox Sikh, उन्होंने कभी भी किसी को सिख होने के लिए मजबूर नहीं किया। He never forced anyone to be a Sikh. वे विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। He respected the scholars very much, या a lot कह सकते हैं, बहुत को, है। उन्हें इतिहास और युद्ध से बहुत प्रेम था। He loved history and war very much. वे अपने भाग के स्वयं निर्माता थे, बनाने वाले थे। He was the maker of his own destiny. क्योंकि मरते समय उनके पिता ने एक छोटी जागीर छोड़ी। Because his father died leaving a small estate. वे एक योग्य शासक थे। योग के लिए कैपेबल या वर्दी कहा जाता है। He was a worthy ruler. और उनके राज में उनकी प्रजा सुखी थी। And in his kingdom his subject was happy. वे आदर्श शासक, कुशल प्रशासक एवं उच्च कोटि के देशभक्त थे। He was an ideal ruler, an expert administrator and a patriot of high level. वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। पॉपुलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती हैं। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण भी रोकते हैं, वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। जरा सोचो
कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह हमारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम वृक्षों की रक्षा करें। हम उन्हें अनावश्यक रूप से ना काटें, जहां भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं। पहला सेंटेंस है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। कौन हमारे देश की अमूल्य निधि? वृक्ष, यानी कि ट्रीज। हमारे देश को अवर कंट्री कहा जाएगा। अमूल्य को हम लोग प्राइसलेस या इनवैल्यूएबल कहेंगे। निधि को कहेंगे वेल्थ, असेट भी कह सकते हैं। ट्रीज आर द इनवैल्यूएबल वेल्थ ऑफ अवर कंट्री। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते। द ट्रीज गिव्स अस नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स, बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। बल्कि के लिए हम लोग बट का यूज करेंगे, इमारती लकड़ी के लिए टिम्बर का, कुछ अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए हम लोग यूज करेंगे सम अदर इसेंशियल कमोडिटीज या थिंग्स का। बट प्रोवाइड अस टिम्बर एंड मेनी इसेंशियल कमोडिटीज। पॉपुलर वृक्ष की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। मैचेस आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ पॉपुलर ट्रीज। यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। कागज को पेपर कहा जाता है, लकड़ी को वुड, है ना। पेपर्स आर मेड या इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वुड ऑफ यूकेलिप्टस ट्रीज। इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती है। निर्माण को मैन्युफैक्चर कहते हैं। पत्तियों को लीव्स कहा जाता है। औषधि यानी मेडिसिन, दवाएं, ठीक है। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर आल्सो यूज्ड टू मेक सम मेडिसिन। इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। इसके अतिरिक्त के लिए हम लोग अपार्ट फ्रॉम दिस या बिसाइड्स दिस यूज कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस द ट्रीज आल्सो प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन। वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। इट रेड्यूसेस द सॉइल इरोजन इन रेन या ड्यूरिंग रेनफॉल, ये यूज कर सकते हैं हम लोग। जरा सोचो कि यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए तो हम अच्छी फसल कैसे उगा सकते हैं। जरा सोचो के लिए, जस्ट थिंक, ठीक है। यदि के लिए इफ, हमारी के लिए आवर, उपजाऊ के लिए फर्टाइल, मिट्टी को सॉइल कहते हैं। बहकर नदियों में चली जाए, बहकर को फ्लो कहेंगे, नदियों को रिवर कहा जाएगा। अच्छी फसल को गुड क्रॉप कहा जाएगा। उगाने को हम लोग क्या कहेंगे? ग्रो कहेंगे। जस्ट थिंक, इफ आवर फर्टाइल सॉइल फ्लोज टू रिवर्स, हाउ कैन वी ग्रो गुड क्रॉप्स। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन माइंड, यह हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है। सामाजिक को सोशल कहेंगे, राष्ट्रीय को नेशनल, और कर्तव्य को ड्यूटी। इट इज अवर सोशल एंड नेशनल ड्यूटी कि हम वृक्षों की रक्षा करें। दैट वी शुड सेव, या हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट ट्रीज। हम उन्हें अनावश्यक रूप से ना काटें। वी शुड नॉट कट देम अननेसेसरीली। अनावश्यक रूप से को हम क्या कहेंगे? अननेसेसरीली। जहां भी संभव हो नए वृक्ष लगाएं। वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज वेर एवर पॉसिबल। आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। पहला सेंटेंस है, आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कठिन शब्द देखेंगे। आशा को हम कह सकते हैं होप। बिना कहा जाता है विदाउट। मानव को मैन कहा जाता है, ह्यूमन कहा जाता है। मानव जीवन है इसलिए ह्यूमन लाइफ लिखेंगे। असंभव को इम्पॉसिबल कहते हैं। तो आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट होप। यदि आशा ना होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। यदि को हम इफ कहते हैं। आशा भी पहले पता ही कर लिया हमने। मनुष्य का जीवन, मैंस लाइफ या ह्यूमन लाइफ, बड़ा बोझिल, ठीक है, बहुत ज्यादा हम लोग नीरस कह सकते हैं, डल कह सकते हैं, बर्डनसम कह सकते हैं, दुखमय, सोरोफुल या पेनफुल कह सकते हैं। इफ देयर वर नो होप, ह्यूमन लाइफ वुड हैव बिकम वेरी बर्डनसम एंड पेनफुल। विद्यार्थी साल भर कड़ा परिश्रम करते हैं। कौन परिश्रम करता है? विद्यार्थी। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड
साल भर के लिए कहा जाएगा थ्रू आउट द ईयर। केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। ओनली विद द होप दैट दे विल सी द फेस ऑफ सक्सेस या दे विल गेट सक्सेस। एक किसान, कौन? एक किसान, अ फार्मर। घोर उष्णता, बहुत ज्यादा गर्मी, एक्सट्रीम हीट या हम लोग कहते हैं मच हीट, शीत, ठंडी का तनिक भी ध्यान नहीं करता, जरा भी ध्यान नहीं करता। इसलिए हम लोग कह सकते हैं तनिक के लिए इवन अ लिटिल या नॉट अ लिटिल या एट ऑल भी कह सकते हैं। ध्यान करने को हम पेज अटेंशन कह सकते हैं या टेक केयर कह सकते हैं या डज नॉट वरी कह सकते हैं। ठीक है, अ फार्मर डज नॉट केयर ऑफ एक्सट्रीम हीट और कोल्ड इवन अ लिटिल या एट ऑल। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं। इसी प्रकार को हम लोग सिमिलरली कह सकते हैं, लाइक वाइज कह सकते हैं या इन द सेम वे कह सकते हैं। व्यापारी लोग, व्यापारी के लोग हम लोग कह सकते हैं बिजनेसमैन, मर्चेंट, ट्रेडर। व्यापार, बिजनेस, ट्रेड, धन लगाने को इन्वेस्ट कहा जाता है। इन द सेम वे द मर्चेंट्स इन्वेस्ट मनी इन देयर बिजनेस। केवल इसी आशा का आश्रय लेकर ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। केवल के लिए ओनली कहा जाता है, इसी आशा का आश्रय लेकर। ठीक है, बाय रिजॉर्टिंग ओनली टू दिस होप। ठीक है, या ओनली विद द होप ऑफ, ताकि सो दैट उनका व्यापार, देयर बिजनेस, क्यों एक से ज्यादा बिजनेसमैन के बारे में बात हो रही है ना, इसलिए देयर बिजनेस उनके लिए, फॉर हिम लाभकारी, इसके लिए बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल होता है, सिद्ध, प्रूव। ओके, बना लेते हैं हम लोग, बाय रिजॉर्टिंग ओनली टू दिस होप so that their business prove to be profitable for them। तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। तभी तो, दैट्स वाई या सो, बुद्धिमान यानी वाइज, महापुरुषों, ग्रेट पर्संस ने आशा को, होप को मानव रूपी जहाज का, शिप का संबल कहा है। संबल को हम लोग मस्ट कहते सकते हैं, एंकर कह सकते हैं, टग कह सकते हैं। दैट्स वाई द वाइज एंड ग्रेट पर्संस हैव कॉल्ड द होप या हैव कंसिडर्ड द होप एज द टग ऑफ शिप ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए, न कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सके, जिससे सफलता हासिल हो सके। सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों न हो, यह व्यक्ति में उत्साह भर देती है जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तब रास्ता सुगम हो जाता है। पहला सेंटेंस है, हम सभी जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। हम सभी, वी ऑल, जीवन के लिए लाइफ कहेंगे हम। बड़ा, बिग, मुकाम को हम लोग पोजीशन कह सकते हैं, प्लेस कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं। हासिल करने को हम लोग अचीव कहेंगे। वी ऑल वॉन्ट टू अचीव ग्रेट प्लेस इन लाइफ। इसके लिए कई बड़े कार्य करने होते हैं। फॉर दिस मेनी या हम लोग सेवरल कह सकते हैं, बिग टास्क हैव टू बी परफॉर्म या डन भी लिखा जा सकता है, जिनमें अक्सर कई मुश्किलें भी आती हैं। इन विच ऑफन देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। ऐसे में बेहतर है कि प्रारंभ में छोटे कार्यों या बड़े कार्य के छोटे भाग का ही चुनाव करना चाहिए। ऐसे में बेहतर है, इन सच अ सिचुएशन, प्रारंभ में, इन बिगिनिंग, छोटे कार्यों या छोटे कार्य के लिए स्मॉल टास्क, बड़े कार्य के लिए बिग टास्क कहा जाएगा। छोटे भाग, ठीक है, छोटे के लिए स्मॉल, भाग के लिए पार्ट्स। चुनाव करने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, चूज कह सकते हैं, सिलेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, इन सच अ सिचुएशन इट इज बेटर दैट in the beginning you should choose only tasks or only small tasks
और स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग टास्क या वर्क भी लिख सकते हैं। ना कि संपूर्ण बड़े कार्य को एक साथ करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न करनी चाहिए। रेदर देन क्रिएटिंग एंजाइटी, व्याकुलता टू डू द इंटायर बिग टास्क एट वंस, या हम लोग टुगेदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक साथ के लिए, व्याकुलता के लिए एंजाइटी लिख सकते हैं, और संपूर्ण के लिए इंटायर या होल लिख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ में छोटे कार्यों को ही हाथ में लेना इसलिए उचित है ताकि वे आसानी से पूरे किए जा सकें। प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग, छोटे कार्य, स्मॉल टास्क, ठीक है, हाथ में, इन हैंड, इसलिए कि हम लोग सो लिख सकते हैं, देयरफॉर उचित है, इट इज बेटर कह सकते हैं, ताकि, सो दैट, आसानी, इजीली, पूरे किए जा सकते हैं, पूरे करने के लिए हम लोग कंप्लीट कहेंगे। ठीक है, प्रारंभ में, इनिशियली इट इज बेटर टू टेक स्मॉल टास्क ओनली इन हैंड सो दैट दे कैन बी कंप्लीटेड इजीली, जिससे सफलता हासिल हो सके, सो दैट सक्सेस कैन बी अचीव्ड। सफलता चाहे छोटे काम की ही क्यों ना हो, या व्यक्ति में उत्साह भर देती है। सफलता को सक्सेस कहते हैं, ठीक है, और उत्साह को इंथुजियाज्म कहते हैं। इवन इफ सक्सेस ऑफ स्मॉल वर्क, इट फील्स इंथुजियाज्म इन अ पर्सन, जो उसे बड़े काम करने के लिए शक्ति प्रदान करती है, विच गिव्स हिम स्ट्रेंथ टू डू बिग टास्क। छोटे काम में सफल होने पर व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रतिभा का अनुभव भी कर लेता है। ऑन बीइंग सक्सेसफुल इन स्मॉल वर्क, अ पर्सन आल्सो एक्सपीरियंसेस, अनुभव करना, हिज एबिलिटी एंड टैलेंट, अपनी योग्यता का और प्रतिभा का। ऐसे में जब एक कदम आगे बढ़ाया जाता है तब रास्ता सुगम हो जाता है। इन सच अ सिचुएशन, व्हेन वन स्टेप इज टेकन, देन द पाथ बिकम्स स्मूथ। प्रारंभ में छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी। उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त की गई। रेलगाड़ियों के परिचालन में अत्यंत भार के कारण पहियों को प्रारंभिक गति देने में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन जब ये एक बार घूम जाते हैं तब ये स्वयं बलवान हो जाते हैं। इसी प्रकार से सफलता के पहियों का भी एक बार घूमना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ये रेल के समान भारी होते हैं, किंतु जब ये एक बार घूम जाते हैं तब इन्हें गति देने में ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये हल्की सी ही शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहते हैं। प्रारंभ में छोटे इंजनों को ही बनाने में सफलता प्राप्त की गई थी। पहला सेंटेंस है, प्रारंभ में, इनिशियली या इन द बिगिनिंग कहेंगे। छोटे इंजन, स्मॉल इंजन्स, ठीक है, बनाने को हम लोग कंस्ट्रक्ट कह सकते हैं, मेक कह सकते हैं, सफलता सक्सेस कहते हैं, प्राप्त को हम लोग क्या कहेंगे, अचीव कहेंगे। इनिशियली सक्सेस वाज अचीव्ड या मेड इन मेकिंग स्मॉल इंजन्स ओनली। उसके बाद ही रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम इंजन को बनाने और चलाने में सफलता प्राप्त की गई। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट, ठीक है, रेलगाड़ी जैसे भारी भरकम हैवी इंजन को बनाने और चलाने में ऑपरेट कहेंगे, सफलता सक्सेस प्राप्त करने को हम लोग अचीव कहेंगे। ओनली आफ्टर दैट सक्सेस वाज अचीव्ड इन मेकिंग या बिल्डिंग और रनिंग अ हैवी इंजन लाइक ट्रेन। रेलगाड़ियों के परिचालन में अत्यंत भार के कारण पहियों को प्रारंभिक गति देने में बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी को ट्रेन कहेंगे, परिचालन ऑपरेशन कहेंगे हम लोग। ठीक है, अत्यंत भार, बहुत ज्यादा भार को हम लोग हैवी लोड, ह्यूज लोड या एक्सेसिव लोड कह सकते हैं। ठीक है, कारण के लिए ड्यू टू का यूज होगा, पहियों को व्हील्स कहा जाएगा। प्रारंभिक गति, इनिशियल स्पीड कहेंगे हमको उसको, बहुत अधिक, वेरी मच, शक्ति, स्ट्रेंथ या पावर कह सकते हैं। आवश्यकता, रिक्वायर्ड या नीड कहा जाएगा। ड्यू टू द एक्सेसिव लोड इन द मूवमेंट या ऑपरेशन ऑफ ट्रेन्स, अ लॉट ऑफ पावर इज रिक्वायर्ड टू गिव इनिशियल स्पीड टू द व्हील्स। लेकिन जब ये एक बार घूम जाते हैं तब ये स्वयं बलवान हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन को बट कहा जाएगा, एक बार को वंस कहा जाएगा। घूमने के लिए टर्न अराउंड यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, बट वंस दे टर्न अराउंड, दे देमसेल्व्स बिकम स्ट्रांग। इसी प्रकार से सफलता के पहियों का भी एक बार घूमना इसलिए कठिन होता है क्योंकि ये रेल के समान भारी होते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली सफलता सक्सेस कहेंगे, पहियों को व्हील्स कहेंगे। एक बार घूमना
घूमने को रोटेट कहेंगे, एक बार के लिए वंस यूज करेंगे हम लोग, इसलिए सो या देयरफॉर। कठिन को डिफिकल्ट कहा जाता है, क्योंकि को बिकॉज। रेल को ट्रेन हम लोग लिखेंगे समान, लाइक जैसे, भारी हैवी। सिमिलरली इट इज डिफिकल्ट फॉर द व्हील्स ऑफ सक्सेस टू रोटेट वंस बिकॉज दे आर एज हैवी एज ट्रेन्स। किंतु जब ये एक बार घूम जाते हैं तब इन्हें गति देने में ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट when they rotate once, they do not require much power to move या speed them up। ये हल्की सी शक्ति से सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहते हैं। They keep taking people to the heights of success with just a little power। स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। पश्चिमी देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था, परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। केसरिया वस्त्र और सिर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो। कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। पहला सेंटेंस है, स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे। कौन? स्वामी विवेकानंद। सपूत को सन कहेंगे। स्वामी विवेकानंद वॉज अ ग्रेट सन ऑफ द कंट्री। पश्चिम देशों में उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा किया। झंडा ऊंचा करने को हम रेज द फ्लैग हाई कह सकते हैं, ठीक है, या अपलिफ्टेड द ग्लोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग कहेंगे। ही अपलिफ्टेड द ग्लोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग इन वेस्टर्न कंट्रीज। उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत बंगाली परिवार में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन एन एलाइट बंगाली फैमिली ऑफ कोलकाता, जो आजकल कलकत्ता कहा जाता है। उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज नरेंद्र। परंतु सन्यासी होने पर वे विवेकानंद बन गए। सन्यासी को मोंक कहा जाता है। बट आफ्टर बिकमिंग अ मोंक ही बिकेम विवेकानंद। गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया, ठीक है। ही मेड अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट या इनकलकेट द टीचिंग्स ही रिसीव्ड फ्रॉम हिज मास्टर इन हिज लाइफ। राष्ट्र धर्म को मानव धर्म से जोड़कर स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा दी, ठीक है। राष्ट्र धर्म को नेशनलिज्म कहेंगे और मानव धर्म को ह्यूमनिज्म कहेंगे। स्वामी जी ने देश को एक नई दिशा को डायरेक्शन कहा जाता है। स्वामी जी गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द कंट्री बाय यूनिफाइंग या कनेक्टिंग द नेशनलिज्म टू ह्यूमनिज्म। उन्होंने अमेरिका के शिकागो नामक शहर में अपने ज्ञान से सारे विश्व को आकर्षित किया। He attracted the whole world in Chicago, city of America, through his knowledge। उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाता था। व्यक्तित्व को हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। सौम्य को जेंटल या डोकाइल कहा जा सकता है, ठीक है। आकर्षक को अट्रैक्टिव कहा जाता है। His personality was so gentle या डोकाइल and attractive that every individual, जिसको पर्सन भी लिख सकते हैं, got impressed by him। केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। सैफरन क्लॉथ्स एंड टर्बन ऑन हिज हेड वाज हिज यूनिक या डिफरेंट या डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी या रिकॉग्निशन लिख सकते हैं। विदेश से लौटने पर उन्होंने देशवासियों से कहा, अंग्रेजी पढ़ो परंतु अंग्रेज मत बनो। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अब्रोड ही टोल्ड हिज कंट्रीमैन, लर्न इंग्लिश बट डू नॉट बी एन इंग्लिशमैन। कृतज्ञ राष्ट्र स्वामी जी को सदैव याद करता रहेगा। स्वामी जी will always be remembered by the grateful nation। प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपये दिए और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा, किंतु उन्होंने विचार किया कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सब सम्मान करेंगे। पहला सेंटेंस है, प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से अच्छी तरह परिचित है। एवरी इंडिविजुअल इज क्वाइट फेमिलियर बाय द नेम ऑफ गुरु नानक।
बचपन में पढ़ने, लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी। He was not interested in reading, writing and playing in his childhood. एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपये दिए। One day his father gave him 10 rupees और बाजार से कुछ आवश्यक चीजें लाने के लिए कहा। And asked him to bring some essential commodities या things भी लिख सकते हैं from the market. बाजार जाते समय मार्ग में उन्हें कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। While going to the market, some saints met him on the way who were very hungry. उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने पर खर्च कर दिए। He spent all the money in feeding the saints और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए and returned home without buying anything. जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला, when his father came to know about this या noticed about this, तो उन्होंने गुरु नानक से कुछ भी नहीं कहा। He did not say anything to Guru Nanak. किंतु उन्होंने विचार किया कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। But he thought that in future his son would be such a great person that everyone would respect him. जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक यह जानकर बहुत चिंतित हो उठे कि उनके देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। उन्होंने एक दिन राज्य के कर्मचारियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया। उन्होंने उनसे पूछा कि राज्य के खजाने की आय कम होने का क्या कारण है। दरबार में यह प्रश्न उठते ही सन्नाटा छा गया। अचानक एक वयोवृद्ध नागरिक ने कहा, सम्राट की आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं। वृद्ध ने कहा कि प्रजा से वसूले गए कर की राशि सरकारी कोष तक पहुंचते पहुंचते चौथाई रह जाती है। सम्राट की शंका का समाधान हो गया। उन्होंने अगले ही दिन भ्रष्ट कर्मचारियों की छटनी कर दी। जर्मनी के सम्राट फ्रेडरिक यह जानकर बहुत चिंतित हो उठे। फ्रेडरिक द एम्परर ऑफ जर्मनी became very worried knowing that कि उनके देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन दयनीय होती जा रही है। The economic condition of his country was getting worse day by day. उन्होंने एक दिन राज्य के कर्मचारियों को विचार विमर्श के लिए बुलाया, डिस्कशन के लिए बुलाया। He called the state employees for discussion one day. उन्होंने उनसे पूछा, he asked them कि राज्य के खजाने की आय कम होने का क्या कारण है। What was the reason for the decrease in the income of the state treasurer या the low income of the state treasurer? दरबार में यह प्रश्न उठते ही सन्नाटा छा गया। As soon as the question arose या raised in the court there was silence. अचानक एक वयोवृद्ध नागरिक ने कहा, suddenly a veteran citizen said या elderly citizen said, सम्राट की आज्ञा हो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देने को तैयार हूं। If the emperor allows या permits, I am ready to answer this question. वृद्ध ने कहा कि प्रजा से वसूले गए कर की राशि सरकारी कोष तक पहुंचते पहुंचते चौथाई रह जाती है। The veteran said that the amount of tax collected from the subjects remained forth while reaching the government fund. सम्राट के शंका का समाधान हो गया। The emperor's doubts were resolved. उन्होंने अगले ही दिन भ्रष्ट कर्मचारियों की छटनी कर दी। The next day he laid off the corrupted employees. भालू एक जंगली जानवर है। वह जंगल का राजा तो नहीं है किंतु शेर की तरह ही खूंखार होता है। पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज्यादा पसंद है। अपने रहने के लिए भालू जमीन में मांद बनाता है। शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण उसे बहुत गर्मी लगती है। भालू पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है। यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है। मदारी इसे नचाता है। इसकी नाक छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज बड़ी डरावनी होती है। पहला सेंटेंस है, भालू एक जंगली जानवर है। A bear is a wild animal. वह जंगल का राजा तो नहीं, he is not the king of the jungle, किंतु शेर की तरह ही खूंखार होता है। But is as ferocious as a lion. पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज्यादा पसंद है। The bear prefers the dense shade of trees to live along the banks of the river. अपने रहने के लिए भालू जमीन में मांद बनाता है। मांद को कहा जाता है den. The bear makes a den in the ground to live. शरीर पर बहुत सघन घने लंबे बाल होने के कारण due to very thick and long hair on the body उसे बहुत गर्मी लगती है। He feels very hot.
भालू पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है। टू कीप अ बेयर एज अ पेट, या भालू पालने के लिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टू रियर अ बेयर। पालने वाले को द ओनर या रियरर कह सकते हैं। टू कीप अ बियर एज अ पेट, द ओनर या रियरर रिक्वायर्ड टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। या मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है। ही डिपेंड्स मोर ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड। मदारी इसे नचाता है। द जगलर मेक्स हिम डांस। इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। हिज डांस अट्रैक्ट्स यंग चिल्ड्रन अ लॉट। इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज बड़ी डरावनी होती है। द साउंड कमिंग आउट ऑफ हिज नोज एंड माउथ इज वेरी स्केरी। स्केरी का मतलब होता है डरावनी। हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। स्कूल की पढ़ाई खत्म कर इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। यह धारणा एकदम गलत है। भारतीय युवक और युवतियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। पहला सेंटेंस है, हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं। ठीक है। आवर स्टूडेंट्स हैव मेनी प्रॉब्लम्स बिफोर देम टुडे। उन्हें यह समझना चाहिए कि शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। दे शुड अंडरस्टैंड दैट द गोल ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें, इफ द एजुकेटेड पीपल ऑफ हियर पे अटेंशन टुवर्ड्स फार्मिंग, तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है। देन आवर पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। आवर विलेज नीड्स रिफॉर्मिंग। शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, व्हेन एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन द विलेजेस, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। देन द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल चेंज कंप्लीटली। स्कूल की पढ़ाई खत्म करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में दाखिल होना चाहता है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल स्टडीज दीज डेज एवरी स्टूडेंट wants to take admission in the university। यह धारणा एकदम गलत है। This perception is absolutely wrong। भारतीय युवक एवं युवतियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। Indian young men and women should think about these topics properly। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। Only then they will be able to face the future boldly। हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। पहला सेंटेंस है, हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। पालतू को पेट कहते हैं, टेम कहते हैं, डोमेस्टिकेटेड कहते हैं। मूक को साइलेंट कह सकते हैं, डम कह सकते हैं। ठीक है। पीछे चलने को फॉलो कहते हैं। वी शुड नॉट फॉलो एनीवन लाइक डोमेस्टिकेटेड एंड साइलेंट एनिमल्स। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। जीवन लाइफ हो गया, संघर्ष को स्ट्रगल कहा जाता है। आने वाले खतरों अपकमिंग डेंजर्स, निर्भीकता बोल्डनेस, साहस को करेज कहते हैं, सामना करने को फेस कहते हैं। द स्ट्रगल्स एंड द अपकमिंग डेंजर्स ऑफ लाइफ शुड बी फेस्ड विद बोल्डनेस एंड करेज। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, नो मैटर हाउ ब्राइट एंड टेम्पटिंग द फ्यूचर में बी, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट रिलाई ऑन इट। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट थिंक ऑफ द पास्ट अगेन एंड अगेन। बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। वी शुड जस्ट बी कॉन्शियस या माइंडफुल ऑफ आवर ड्यूटीज। सचेत रहने को कॉन्शियस या माइंडफुल। भारतवर्ष एक महान देश है। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है।
विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया, इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। पहला सेंटेंस है, भारत एक महान देश है। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। इट्स पास्ट हैज बीन ग्लोरियस। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का प्रयास किया। फॉरेन इन्वेडर्स ट्राई टू रोब, लूटने को रोब या प्लंडर कहा जाता है, ट्राई टू रोब दिस कंट्री। इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का प्रयास किया। मिटाने को इरेज कहते हैं या रूइन भी कह सकते हैं हम लोग। संस्कृति को कल्चर कहा जाएगा, ज्ञान को नॉलेज, विज्ञान को साइंस। दे ट्राई टू रूइन इट्स कल्चर, इट्स नॉलेज एंड साइंस, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। बट दे डिड नॉट सक्सीड बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस एंड ब्रेवरी ऑफ द पेट्रियट्स। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। इवन टुडे देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री या नो लैक ऑफ एनीथिंग इन द कंट्री। यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए, इफ द पॉपुलेशन ग्रोइंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, बाय लीव्स एंड बाउंड्स कैन बी कंट्रोल्ड, तो देश पुनः समृद्ध हो जाएगा। द कंट्री विल बिकम प्रॉस्पेरस अगेन, समृद्ध, खुशहाल, और उसको हिंदी में इंग्लिश में कहता है प्रॉस्पेरस। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे माहिर थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनके पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता है। पहला सेंटेंस है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे। मुंशी प्रेमचंद वॉज अ ग्रेट ऑथर। उनका जन्म लमही नामक ग्राम में हुआ था। ही वॉज बोर्न इन अ विलेज नेम्ड लमही। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। Despite being born in an ordinary family, he made his name famous, या he became famous all over the world. हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। He had equal command over both हिंदी and उर्दू languages. उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे माहिर थे। He was skilled in writing novels and stories. उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। A unique description of Indian society is found in his novels. उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। His books have been translated into a number of the languages of the world. यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। This is why he is called the novel emperor. एक सफल अध्यापक के रूप में भी वे काफी लोकप्रिय रहे। He was also a very popular as a successful teacher. कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफी रुचि लेता है। Even a less educated person takes great interest in reading his books. अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। हमें संसार के साथ रहना और चलना है, अतएव संसार की अन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है, पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। अंग्रेज हिंदी और साहित्य का विद्वान हो सकता है, पर वह सूर्य या तुलसी कभी नहीं हो सकता। अच्छी किताबें हम अपनी मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस है, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना हमारी भूल है। इट इज आवर मिस्टेक टू कंसिडर आवर मदर टंग एज इन्फीरियर। ठीक है, अपनी मातृभाषा को निकृष्ट समझना, इन्फीरियर समझना हमारी भूल है, मिस्टेक है। हमें संसार के साथ रहना है। वी हैव टू लिव एंड मूव विद द वर्ल्ड, और चलना है। ठीक है, इसलिए हम लोग मूव लिखेंगे। अतएव संसार की अन्य भाषाओं को सीखने की जरूरत है। देयर इज अ नीड टू लर्न अदर लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड।
पर अपनी मातृभाषा के महत्व का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर मदर लैंग्वेज। हम अंग्रेजी भाषा और साहित्य के विद्वान हो सकते हैं। भाषा को लैंग्वेज कहा जाता है और साहित्य को लिटरेचर, और विद्वान को स्कॉलर कहा जाता है। वी मे बी स्कॉलर्स ऑफ इंग्लिश, स्कॉलर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पर शेक्सपियर या मिल्टन नहीं हो सकते। बट वी कैन नॉट बी शेक्सपियर और मिल्टन। अंग्रेज हिंदी भाषा और साहित्य का विद्वान हो सकता है। एन इंग्लिशमैन मे बी अ स्कॉलर ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पर वह सूर या तुलसी कभी नहीं हो सकता। बट ही में नेवर बी सूर और तुलसी। अच्छी किताबें हम मातृभाषा में ही लिख सकते हैं। वी कैन राइट गुड बुक्स ओनली इन अवर मदर टंग। दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट लें। तब पहले व्यक्ति ने कहा, थैली मुझे मिली है, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से थाने चलने की प्रार्थना की। इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है तो मैं थाने क्यों चलूं? इतना कहकर वह अपने नगर को चला गया। ठीक है, पहला सेंटेंस है, दो व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे। कौन यात्रा कर रहा था? दो व्यक्ति, टू पीपल। यात्रा करने को ट्रैवल कहते हैं। टू पीपल वर ट्रैवलिंग टुगेदर। रास्ते में उन्हें एक सराय में ठहरने का अवसर मिला। रास्ते में ऑन द वे, सराय को हम लोग क्या कहेंगे? इन कहा जाता है। ठहरने को स्टे कहा जाता है। अवसर को अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। ऑन द वे दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टे एट एन इन। उनमें से एक को सराय के दरवाजे पर रुपयों की एक थैली मिली। ठीक है, वन ऑफ देम फाउंड अ बैग ऑफ रुपीज एट द डोर ऑफ द इन। दूसरे व्यक्ति ने कहा, इन रुपयों को बराबर बांट लें। ठीक है, बांटने को क्या कहते हैं? डिवाइड कहते हैं। द अदर पर्सन सेड, डिवाइड दिस मनी इक्वली, बराबर बराबर। तब पहले व्यक्ति ने कहा, थैली मुझे मिली है। देन द फर्स्ट पर्सन सेड, आई फाउंड द बैग, अतः इसमें तुम्हारा भाग बिल्कुल नहीं है। सो यू हैव एब्सोल्युटली नो पार्ट इन इट, या एट ऑल भी कहा जा सकता है एब्सोल्युटली की जगह पर। इस पर दोनों व्यक्तियों में झगड़ा आरंभ हो गया। ऑन दिस अ क्वेरल स्टार्टेड बिटवीन बोथ द पर्संस। दोनों को लड़ता हुआ देखकर पुलिस वहां आ गई और थैली वाले व्यक्ति को थाने लिवा ले गई। Seeing both of them fighting, the police came there and took the person with the bag to the police station. तब उस व्यक्ति ने अपने साथी से चलने की प्रार्थना की। Then the person requested his companion to come to the police station. इस पर उसके मित्र ने कहा, यदि इस थैली में मेरा भाग नहीं है, मेरा पार्ट नहीं है, मेरा शेयर नहीं है, तो मैं थाने क्यों चलूं? On this, his friend said, if I do not have a share in this bag, then why should I go to the police station? नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह फसल कैसे उत्पादित करे। देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें, तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा। ठीक है, पहला सेंटेंस है, नवयुवक अपने देश की सेवा करने हेतु अति उत्साहित दिखाई देते हैं। नवयुवक मतलब यंग मैन। अपने देश, अपना अवर कंट्री, सेवा सर हो गया। हेतु मतलब होता है के लिए, फोर का यूज करेंगे इसके लिए। अति मतलब बहुत ज्यादा, हम इसके लिए वेरी का यूज करते हैं। उत्साहित के लिए एक्साइटेड का यूज करेंगे। यंग पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू सर्व देयर कंट्री। देश की दशा यानी कंट्री की कंडीशन, देश की दशा सुधारने हेतु प्रत्येक नवयुवक के सहयोग व सेवा की आवश्यकता है। ठीक है, अब आवश्यकता को हम लोग नीड लिखते हैं और सेवा को सर्व अभी हम लोग बात ही कर लिए हैं। सहयोग कोऑपरेशन कहा जाएगा। नवयुवक पता ही है आपको, अभी बताया गया है, यंग मैन। सुधारने को इंप्रूव कहा जाता है। टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ द कंट्री, द कोऑपरेशन एंड सर्विस ऑफ एवरी यंग मैन या एवरी यंग पर्सन इज नीडेड। हमारा साधारण किताबी ज्ञान विशेष उपयोगी नहीं है। ठीक है, साधारण को सिंपल कहेंगे, किताबी ज्ञान बुकिश नॉलेज, और उपयोगी को हम लोग यूजफुल कहते हैं।
Our simple bookish knowledge is not particularly useful. निर्धन किसान यह जानना चाहता है कि वह फसल कैसे उत्पादित करे, कैसे उगाए. The poor farmer wants to know how he should produce a good crop. देश के नवयुवकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने देश की सेवा सच्चे मन से करें. ठीक है, जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, सेवा भी अब बता ही चुके हैं हम लोग, सर्व कहते हैं. सच्चे मन को ट्रू हार्ट कहा जाएगा. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री टू सर्व देयर कंट्री विद अ ट्रू हार्ट. तभी हमारा देश एक विकसित देश बन सकेगा. ओनली देन आवर कंट्री विल बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण. बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है. इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. खुशहाल जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है. खुशहाल जीवन के लिए हम लोग कहेंगे हैप्पी लाइफ. मानसिक मानसिक के लिए हम लोग मेंटली यूज करते हैं, स्वस्थ होने के लिए हम लोग हेल्दी यूज करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटली हेल्दी फॉर अ हैप्पी लाइफ. और इसी से होता है एक अच्छे और सफल व्यक्तित्व का निर्माण. अच्छे के लिए गुड कहा जाएगा, सफल के लिए सक्सेसफुल, व्यक्तित्व के लिए पर्सनालिटी. एंड फ्रॉम दिस अ गुड एंड सक्सेसफुल पर्सनालिटी इज क्रिएटेड. बदले दौर में नशे की लत, गैजेट्स का अधिक प्रयोग और जीवन शैली का प्रभाव युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर रहा है. ठीक है, बदले दौर को हम लोग कहेंगे चेंज टाइम. नशे की लत, ड्रग एडिक्शन, अधिक प्रयोग को एक्सेसिव यूज कहा जाएगा, जीवन शैली को लाइफस्टाइल कहा जाएगा, प्रभाव इन्फ्लुएंस कह सकते हैं. युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ खराब करने को हम लोग डिटीरियरेटिंग कहेंगे. ठीक है, इन द चेंज टाइम्स, ड्रग एडिक्शन, excessive use of gadgets and the influence of lifestyle are deteriorating the mental health of the youth. इसके कारण फसाद, हताशा और आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ठीक है, ड्यू टू दिस, इसके कारण. फसाद को राइट्स कहते हैं लेकिन हम लोग यहां पे आर्गुमेंट्स लिखेंगे. हताशा, फ्रस्ट्रेशन, आत्महत्या को सुसाइड कहा जाता है. ड्यू टू दिस द केसेस ऑफ आर्गुमेंट्स, frustration and suicide are increasing rapidly. समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है. इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता. बीता समय कभी लौट कर नहीं आता. कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है. छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है. उन्हें समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए. समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है. पहला सेंटेंस है, समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है. ठीक है, शत्रु, दुश्मन, इसको हम लोग एनिमी कहते हैं. टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन. इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता है. ठीक है, पालन करने को फॉलो कहेंगे. अ पर्सन हु डज नॉट फॉलो दिस will never be successful. बीता समय, past time, कभी लौट कर नहीं आता. टाइम स्पेंट नेवर कम्स बैक, या पास्ट टाइम नेवर कम्स बैक. कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती. ठीक है, कहा जाता है, हम लोग इट इज सैड कहेंगे. नदी की लहर, वेव ऑफ रिवर, और क्या है, समय की गति, मूवमेंट ऑफ टाइम. कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती. इट इज सैड दैट द वे ऑफ द रिवर एंड द मूवमेंट ऑफ टाइम वेट फॉर नो वन या नन. इसीलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है. सो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू मूव विथ टाइम. छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, कीमती है. ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर द स्टूडेंट्स. उन्हें समयबद्ध ढंग से, ठीक है, टाइम बाउंड मैनर कहा जाएगा, समयबद्ध ढंग से अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए. दिनचर्या को कहते हैं डेली लाइफ या डेली रूटीन. दे
should make their daily routine in a time bound manner. समय का पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है. A person who follows the time never fails in life. भारत एक कृषि प्रधान देश है. यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है. हमारे गांव में सुधार की जरूरत है. शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा. स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है. यह धारणा उचित नहीं है. विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे. पहला सेंटेंस है भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी एग्रीकल्चरल कंट्री है. इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. यदि यहां पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड पीपल, खेती की ओर ध्यान दें, ठीक है, पे अटेंशन, ध्यान देने को क्या कहते हैं, पे अटेंशन. इफ एजुकेटेड पीपल हियर पे अटेंशन टू एग्रीकल्चर, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है. देन आवर पॉवर्टी कैन बी रिमूव. हमारे गांव में सुधार की जरूरत है. आवर विलेज नीड्स इंप्रूवमेंट. शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, व्हेन एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट लिविंग इन द विलेजेस, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा. देन द सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेजेस विल चेंज कंप्लीटली. स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है. आफ्टर कंप्लीटिंग स्कूल स्टडीज दीज डेज एवरी स्टूडेंट वांट्स टू टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी. यह धारणा उचित नहीं है. दिस एजम्पशन इज नॉट करेक्ट. विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए. स्टूडेंट शुड थिंक अबाउट दीज सब्जेक्ट्स प्रॉपरली, तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे. ओनली देन दे विल बी एबल टू फेस द फ्यूचर विथ करेज. भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है. जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है. भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है. किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है. भूख और भूखमरी असमानता की सूचक है. पहला सेंटेंस है भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है. भूख को हंगर कहते हैं, इंसान को ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, रिश्ता को हम लोग रिलेशन कहेंगे. द रिलेशन बिटवीन हंगर एंड ह्यूमन बीइंग इज फ्रॉम बर्थ. जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है. अलॉन्ग विद बर्थ मैन आल्सो ब्रिंग्स हिज हंगर विद हिम. भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है, सबूत है, प्रूफ. ठीक है, हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल ऑफ एनी पर्सन. लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है. यहां पर हवस का मतलब लस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, लालच होगा, ग्रीड होगा. बट व्हेन दिस हंगर स्टार्ट टेकिंग द फॉर्म ऑफ ग्रीड, देन इट बिकम्स अ कॉज ऑफ वरी. किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है. वंस इमेंस ग्रीड बिकम्स द कॉज ऑफ अदर्स ट्रबल. भूख और भुखमरी असमानता की सूचक है. भूख के लिए हंगर, भुखमरी के लिए स्टारवेशन का यूज होता है. सूचक को इंडिकेटर कहा जाता है. हंगर एंड स्टारवेशन आर इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी. सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ. प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक प्रिय पेय बन गया. अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है. अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है. कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है. सर्वप्रथम चाय का उत्पादन एवं उपभोग चीन में हुआ था. ठीक है, उत्पादन को प्रोड्यूस कहेंगे और उपभोग को कंज्यूम या यूज कहेंगे. टी वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड इन चाइना. प्रारंभ में इसका प्रयोग दवा के रूप में किया गया. प्रारंभ में, इन बिगिनिंग या इनिशियली, दवा को मेडिसिन कहा जाता है. इनिशियली इट वॉज यूज्ड एज अ मेडिसिन, लेकिन बाद में यह सर्वाधिक लोकप्रिय पेय बन गया. ठीक है, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा, मोस्ट, प्रिय, फेवरेट कहा जाएगा, पेय को ड्रिंक कहा जाएगा. बट लेटर इट बिकेम द मोस्ट फेवरेट ड्रिंक. अब यह अधिकांशतः भारत और श्रीलंका में पैदा होता है. अधिकांशतः को मोस्टली कहा जाता है. ठीक है, नाउ इट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड श्रीलंका. अब तो संपूर्ण विश्व में लोगों की चाय पीने की आदत बन गई है.
नाउ ड्रिंकिंग टी हैज बिकम अ हैबिट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कठिन परिश्रम करने के पश्चात एक प्याली चाय ताजगी उत्पन्न करती है। कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, और एक प्याली चाय, 1 कप टी, ताजगी उत्पन्न करती है। इनविगोरेट्स, अ कप ऑफ टी इनविगोरेट्स आफ्टर हार्ड डेज वर्क। एक बार एक चोर घर में घुस गया। उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त में खाने लगूं। तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ। क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है? पहला सेंटेंस है, एक बार एक चोर घर में घुस गया। ठीक है, एक बार के लिए वंस कहेंगे, चोर को थीफ कहा जाता है, घुसने को इंटर कहा जाता है, घर के लिए हाउस यूज करेंगे। वंस अ थीफ इंटर्ड द हाउस। उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। ही फाउंड अ डॉग इन द कोर्ट यार्ड हु वॉज वेरी लॉयल, या फेथफुल भी कह सकते हैं। कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। ठीक है, अब गोश्त के टुकड़े को पीस ऑफ मीट या फ्लेश कहा जाएगा। टू साइलेंस द डॉग द थीफ थ्रू अ पीस ऑफ मीट टुवर्ड्स इट। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं? सीइंग दिस द डॉग सेड टू द थीफ, यू वांट मी टू स्टॉप बार्किंग, और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। जेवर को ज्वेलरी कहा जाता है, कपड़े को क्लॉथ्स कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं। सो दैट यू कैन स्टील माई मास्टर्स ज्वेलरी एंड क्लॉथ्स। ऐसा कभी नहीं हो सकता। दिस कैन नेवर हैपन। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त में खाने लगूं। आई एम नॉट सच अ फूल दैट आई विल स्टार्ट ईटिंग योर थ्रोन मीट। तुम इसी समय यहां से बाहर निकल जाओ। यू गेट आउट ऑफ हियर राइट नाउ। क्या तुमने मुझे भी बेईमान समझ लिया है? हैव यू कंसिडर्ड मी डिसऑनेस्ट टू? मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। राजौरी के युद्ध में वे मारे गए, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी ले आए क्योंकि वे बहुत प्यासे थे, किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। उन्होंने वह पानी एक दूसरे सिपाही को दे दिया। कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। पहला सेंटेंस है, मेजर उस्मान हमारे देश के एक प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं। वॉरियर कहा जाता है योद्धा को। मेजर उस्मान वाज अ फेमस वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया, व्हेन पाकिस्तान अटैक्ड आवर कंट्री, तो उन्हें देश की रक्षा के लिए भेजा गया। रक्षा को डिफेंड कहते हैं। ही वाज सेंट टू डिफेंड द कंट्री। राजौरी के युद्ध में वे मारे गए। ही वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ राजौरी, किंतु उनकी वीरता को हम नहीं भूल सकते। बट वी कैन नॉट फॉरगेट हिज ब्रेवरी। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की चिंता नहीं की। ही नेवर केयर्ड फॉर हिज लाइफ। एक बार वे युद्ध में घायल हो गए। वंस ही वॉज इंजर्ड या वुंडेड इन बैटल। कुछ सिपाही उनके लिए बहुत दूर से थोड़ा सा पानी ले आए। सम सोल्जर्स ब्रोड सम वाटर फॉर हिम फ्रॉम फार अवे, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस लिख सकते हैं, क्योंकि वे बहुत प्यासे थे। बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी। किंतु उस वीर ने वह पानी स्वयं नहीं पिया। बट दैट हीरो डिड नॉट ड्रिंक द वाटर हिमसेल्फ। उन्होंने वह पानी एक दूसरे सिपाही को दे दिया। ही गेव द वाटर टू अनदर थर्स्टी सोल्जर। कुछ देर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ही डाइड आफ्टर सम टाइम। ऐसे वीर और दयालु व्यक्ति को हम कभी नहीं भूल सकेंगे। वी विल नेवर फॉरगेट सच अ ब्रेव एंड काइंड मैन। अब हम यहां से अपना अनुवाद का सिलसिला खत्म करते हैं। 2019 से लेकर 2023 तक हमने सभी पैसेज हल किए हैं। अगर कोई पैसेज का ट्रांसलेशन नहीं समझ आया हो तो कमेंट करें। हम डिटेल में ग्रामर के एक एक रूल को एक्सप्लेन करते हुए वह वीडियो आपके हवाले कर देंगे। इंग्लिश में क्लास 12 के लिए और दूसरे टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट जरूर करें, और अंत में
विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। आपके स्वर्णिम और उज्जवल भविष्य की कामना। हैव अ गुड डे।